नमस्कार छात्रों, आप लोग गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों में अब तक कई बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि कोई आवेशित चालक पदार्थ की प्लेट हो तो उसके कारण उसके निकट कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके लिए हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पास एक चालक प्लेट है। कल हमने आपको एक वीडियो भेजा था जिसमें एक आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात की थी। तो अर्थ समझ रहे होंगे, चादर मीन्स बहुत पतले आकार की होगी और प्लेट का मतलब है बहुत मोटे आकार की होगी। चूंकि ये चालक पदार्थ से बनी हुई प्लेट है तो इसे दिया गया जो भी आवेश होगा वो इसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहेगा, इसके भीतर नहीं रह सकता। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था गोली चालक वाले कंडीशन में कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर, और अगर आवेश देंगे और अंदर आवेश जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे बल लगेगा, बल के कारण वो उस दिशा में चलना शुरू हो जाएंगे, अर्थात बिना ऊर्जा व्यय किए ही कार्य होने लगेगा। भौतिकी के ये सिद्धांतों के विपरीत है। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, इसका मतलब वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, अर्थात दिया गया संपूर्ण आवेश बाहर ही रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके निकट एक बिंदु हमारे पास P है। इस P पर इस प्लेट के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसे ज्ञात करना है। मान लेते हैं इस प्लेट के कारण तीव्रता यहाँ E उत्पन्न हो जाती है। ये भी कल आप समझ चुके थे कि तीव्रता की दिशा सदैव तल के लंबवत दिशा में होती है। अगर यह धनावेश है तो ये बाहर की तरफ होगी, और अगर ये ऋणावेश होता तो प्लेट की ओर हो जाती। इसका मतलब ये तीव्रता की दिशा जो है वो प्लेट के तल के लंबवत हो गई, बाहर की तरफ। अब इस तीव्रता E को हम गॉस के प्रमेय से ज्ञात करना चाहते हैं। गॉस के प्रमेय के लिए एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। अतः हम एक ऐसे बंद पृष्ठ की कल्पना करें जो इसके आवेशित भागों से बराबर दूरी पर रहे। तो यहाँ पर हम गोली पृष्ठ से काम हमारा नहीं चल सकता है, इसलिए हम एक बेलनाकार पृष्ठ की यहाँ कल्पना करते हैं और ये मान लेते हैं कि इस बेलनाकार पृष्ठ के जो वृत्तीय तल हैं उनमें से एक का सेंटर जो है यानी केंद्र बिंदु P पर है, और दूसरा जो वृत्तीय पृष्ठ है वो इस प्लेट के अंदर है। क्योंकि अभी अभी आपने ये सीखा हुआ है कि प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ तीव्रता E का मान 0 होगा अंदर। मान लेते हैं कि ये E डैश है सपोज, तो ये E डैश इक्वल टू 0 है। अब इनको मिलाते हुए हमने ये एक वक्र पृष्ठ तैयार किया है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 पृष्ठ हैं, एक S1, एक S2 और इनका एक वक्री पृष्ठ है S3। इसमें आप देखेंगे कि इस प्लेट का केवल इतना हिस्सा इसके अंदर घिर गया है, और इस घिरे हुए भाग का जो क्षेत्रफल है ये वाला, इसे हम मान लेते हैं स्मॉल a है। तो इसका भी क्षेत्रफल स्मॉल a होगा, इसका भी क्षेत्रफल स्मॉल a होगा। अब इसका जो टोटल क्षेत्रफल है मान लेते हैं कि वो dA है, तो इस dA की दिशा इधर को रहेगी। इस पे dA की बजाय आप अगर ये कहें कि ये A है तो A भी लिखा जा सकता है कि A की दिशा इधर को। अतः इन दोनों के बीच का जो कोण है थीटा वो 0 अंश हो गया, क्योंकि तीव्रता और ये दोनों की दिशा एक ही हो गई। अब हम पृष्ठ S3 पर बात करें तो तीव्रता E तो इधर रहेगी, और इसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो तल के लंबवत होगा, यानी कि ऊपर को हो गया DA का डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच का जो कोण था यहाँ पर थीटा बराबर ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरह यहाँ तल पर बात करेंगे कि यहाँ पर इस तल का क्षेत्रफल dA है और यहाँ तीव्रता है ही नहीं,
तो इसलिए थीटा का कोई प्रश्न उठता ही नहीं। अब बात करते हैं कि इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से, इसको हम कहते हैं काल्पनिक बंद पृष्ठ, बेलनाकार वाले को। तो इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से एक बात और यहाँ ध्यान देने योग्य है कि हमने माना प्लेट को हमने क्यों आवेश दिया है, जिसके कारण इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा जो है वो बराबर होगा Q बटे A के। इसे हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है। काल्पनिक बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई कितना है। तो इस फाई को हम 3 जगह बांट लेते हैं, S1 के साथ, S2 के साथ, S3 के साथ। S1 के साथ है S1 फाई1, S2 के साथ है फाई2, S3 के साथ है सपोज फाई3। चूंकि पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं कि फ्लक्स जो है वो समाकलन ऑफ E डॉट dA होता है, और इसी को हम लोग समाकलन ऑफ EdA cos थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है फाई बराबर समाकलन EdA cos थीटा किस पर, पृष्ठ S1 पर। फिर बात करते हैं EdA cos थीटा पृष्ठ S2 पर। फिर बात करते हैं EdA cos थीटा पृष्ठ S3 पर। अब जो है हम हर पृष्ठ पर परिस्थिति देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि S1 पृष्ठ पर थीटा की वैल्यू 0 अंश है, और S2 पृष्ठ पर तीव्रता ही 0 है, E का मान 0 है। तो ये dA cos थीटा पूरा 0 हो जाएगा, प्लस S3 पृष्ठ पर आप देखेंगे तो EdA cos थीटा, थीटा का मान S3 पृष्ठ पर 90 अंश है। तो यहाँ पर हमने 90 अंश ले लिया है। अब इनके मान रख देते हैं। एक S1 पृष्ठ पर ये पूरा गुणा 0 हो गया है, और यहाँ इसका cos 90 का मान 0 है S3 पर। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0। तो केवल फाई बराबर हमारे पास बचता है समाकलन ऑफ EdA S1। अब देखें आप कि ये बहुत छोटे आकार का माना जाता है वृत्तीय पृष्ठ। इसका मतलब इसके हर बिंदु पर तीव्रता E नियत रहेगी। तो हमने कहा कि चूंकि E नियत है, चूंकि S1 पृष्ठ पर E नियत है, अतः फाई बराबर E समाकलन ऑफ dA अकॉर्डिंग टू S1। अब चूंकि इसका टोटल जो क्षेत्रफल है उसको हमने A माना है, तो हमने फिर लिखा चूंकि समाकलन ऑफ dA अकॉर्डिंग टू S1 इक्वल टू A, तो इसलिए फाई बराबर आ गया E गुणा A। इसको हमने समीकरण 2 माना। अब बात करते हैं कि काल्पनिक बंद पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना है। काल्पनिक बंद पृष्ठ से परिबद्ध क्षेत्रफल A है, अतः परिबद्ध आवेश सिग्मा Q बराबर होगा स्मॉल सिग्मा गुणा A। इसलिए गॉस का प्रमेय लगा देते हैं। गॉस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा Q गुणा 1/ε0 के सभी के मान रख लेते हैं। फाई का मान आ गया यहाँ पर समीकरण 2 में E गुणा A।
सिग्मा क्यू का मान है सिग्मा ए 1/ε0 के। ए से ए कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार ई बराबर आ जाता है σ/ε0 के। इसका मात्रक चूंकि तीव्रता है तो न्यूटन प्रति कूलम रहेगा। अब प्रश्न आता है कि अगर इसके आसपास जो माध्यम था वो वायु है या निर्वात है, तो हम कहेंगे वायु एवं निर्वात में के बराबर 1। तो यहाँ पर के का मान 1 रख देंगे और तब हमारा सूत्र आ जाएगा E बराबर σ/ε0 ओनली। इस प्रकार इस सूत्र को देखने से पता चल रहा है कि किसी भी प्लेट आवेशित प्लेट के निकट किसी भी बिंदु पर तीव्रता का मान दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता E का मान समान है, केवल वो आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है, सिग्मा पर निर्भर कर रहा है।